हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं सेट नंबर 13 को BSSC के लिए। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत ही जल्द इडुटेरिया पब्लिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम 2 में भी लगभग आधा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं। साथ ही साथ खान सर का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो BSSC के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा। जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर लगता है आपको कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर MCQ वाला की तरफ से आप लोग के एग्ज़ाम में थोड़ी भी सहायता हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन में सेट नंबर 13 को। सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है पहली बार ये किया गया था 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से ऐसे जैसे कि एक होता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी है, मॉर्ले मिंटो सुधार भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1909 वाला जो है इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि उनके क्षेत्र में बस मुसलमान ही खड़ा होंगे और उनका वोटर जो होगा वो भी केवल मुसलमान ही होगा। इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। और मॉर्ले जो था ये कौन था? तो ये सचिव था, भारत सचिव। तो जिसका भी नाम पहले आएगा वो सचिव होगा और जिसका नाम बाद में आएगा वो वाइसरॉय होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है ये किया गया था कब? 1909 अधिनियम में। सेकेंड, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सही सुमेलित है? तो संविधान, हम आपको पता होगा कि हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं जो है दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है और लगभग 80% भाग जो है संविधान का वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बचा हुआ 20% भाग जो है वो विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। तो विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका की संविधान से ये गलत सुमेलित है, क्योंकि विधि का शासन जो है हमने कहाँ से लिया है? तो हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड की संविधान से लिया है, कनाडाई संविधान से नहीं लिया है। तीसरा है संसदों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रियाई संविधान से, तो ये सही सुमेलित है। और चौथा है समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी संविधान से, तो ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। तीसरा और चौथा सही सुमेलित है, बाकी पहला और दूसरा गलत सुमेलित था। तो ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का जो स्रोत है वो किन किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया है। 3, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो निम्नलिखित को सुमेलित करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, इस तरफ अनुच्छेद दिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये लगाया जाता है आर्टिकल 61 का उपयोग करके। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति ये आर्टिकल 72। न्यायवादी महान्यायवादी आर्टिकल 76 और संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना 85, ये सभी जो है ये सही सुमेलित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। 4, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के अंदर सीटों की अधिकतम संख्या जो है ये 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या जो है ये 60 हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब जहाँ की आबादी ही कम है वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे सीट 60 पूरी ही नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ कम रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आबादी है वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। बड़े राज्यों में कम से कम जो है वो 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कि पहला है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। यह कथन जो है सत्य है, आप इसको याद रखेंगे। भाग 15 आर्टिकल 324 से 29 निर्वाचन आयोग का वर्णन है और इस आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करता है। तो तीसरा कथन जो है यह कथन भी सत्य है।
इसको ध्यान में रखेंगे, इनकी नियुक्ति होती है। और चौथा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो उसके लिए पद धारण करते हैं। तो यह कथन जो है यह गलत है। 6 वर्ष की अवधि तो सही है, लेकिन 62 नहीं 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो उसके लिए ये अपना पद धारण करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। यह कथन जो है निर्वाचन आयोग के बारे में सही नहीं था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6 किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति जो है उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। तो जब बिल दोनों सदन से पास हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो आर्टिकल 111 का उपयोग करके कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी आर्टिकल 106 ये क्या कहता है, तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निर्बंध करता है। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7 संसद समितियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद समितियां के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है, आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। यह कथन जो है यह सत्य नहीं है। संसद समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। अधिवेशन होने या न होने दोनों ही स्थिति में ये कार्यरत रहती है। इसको ध्यान में रखेंगे। और भ्रष्टाचार के मामले की पड़ताल भी संसद समिति जो है ये कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। 8 निम्नलिखित में अनुसूचियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, सही सुमेलित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। चौथी में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये 5वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि ये 6ठी अनुसूची में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है बस। इसमें राज्यों की चर्चा नहीं है। राज्यों की, इन चारों राज्यों की चर्चा जो है ये 6ठी अनुसूची में है। 9 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करेगा? तो किसी भी बिल पे अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है दोनों सदनों का तो क्या बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक। ये जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन पे बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन अगर वह उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। 10 सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता का कालखंड कब से है? तो 2250 से लेकर 1750 तक है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लगभग जितनी भी सारी साइट्स हैं वो सभी जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसको रखा गया है किसमें? तो आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि लिखित हो गई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही। 11 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरफ वैदिक नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम है। तो कुंभा किसका आधुनिक नाम है? तो यह है प्राचीन नाम है, तो यह है काबुल का प्राचीन नाम। परुशनी यह है रावी का प्राचीन नाम। सदानीरा ये गंडक का है प्राचीन नाम। और शतुद्री यह है सतलज का प्राचीन नाम। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इस तरफ दिया हुआ है ग्रंथ और इस तरफ है रचनाकार, तो इसमें कौन सा मिलान जो है वो गलत है? तो मिलिंद पन्हु ये नागसेन का सही मिलान है। मध्यमकारिका ये नागार्जुन का, ये भी सही है। अभिधम्मकोश ये बसु बंधु का है, ये भी सही है। विशुद्धिमन ये जो है ये अश्वघोष की नहीं है, ये किसकी है? ये बुद्ध घोष की है। तो ये जो है सही मिलान नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सा विकल्प गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर। विशुद्धिमदन जो है ये किसकी पुस्तक है? ये बुद्ध घोष की पुस्तक है। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र।
13 किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसको किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ऐसे भी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। और ये कथन किसका था, किस विद्वान का ये मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो ये माना था जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बर्नी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 14 निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले जो विद्रोह है वो कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में बंगाल का सिपाही विद्रोह जो है ये सबसे पहले हुआ था, यानी कि 1764 में। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये हुआ था 1806 के अंदर। कोल विद्रोह 1831-32 में। और कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सिपाही, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, इसी को क्या कहा जाता है? तो ये 1764 में ही बक्सर की लड़ाई भी लड़ी गई थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 15 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो यह जो कथन है कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कथन है टेलर और आउट्रम का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 1857 की क्रांति के बारे में ही टी.आर. ओम्स ने इसे कहा है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष, ये भी ध्यान में रखेंगे। 16 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मिंटो से आप समझ गए होंगे कि ये बात किया जा रहा है 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट का। इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी और प्रस्ताव पारित भी हो गया था। तो उसी समय से ये कहा जा रहा था कि ये एक गलत बीज बोया गया है जो आगे चल के बहुत ही हमें नुकसान देगा, और यही आगे चल के एक अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए मांगा गया था, जिसे जाके आगे पाकिस्तान कहा गया। और इसी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मिंटो जो है यही पाकिस्तान का जन्मदाता है। 17 मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो एम.जी. रनाडे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू तथा वी राघवाचारी के द्वारा की गई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्थापना वर्ष ध्यान में रखेंगे 1884, कांग्रेस की स्थापना से एक वर्ष पूर्व। 18 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो असहयोग आंदोलन जो है ये कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है चालू हुआ था। लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड जो कि 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ऐसा हुआ था, जो कि 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। 19 भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है ये फिरोजपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीवियस में जो बिहार सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भगत सिंह का गांव कहाँ है, गांव का नाम पूछ लिया गया था। तो उनका स्मारक कहाँ है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फिरोजपुर में उनका स्मारक है। 23 मार्च 1931 को भरत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 20 अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार का कौन शासक भाग लिया था? ये था शक्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 21 पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी अभी पूछा हुआ है बीपीएससी के अंदर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था ये था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लगातार आप लोग सेट को अच्छे से देखा करिए ध्यान से, ये नहीं कि स्किप करके आगे आगे जा रहे हैं, उससे क्या होगा, याद नहीं होगा और क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप लोग देखते चलिए कि किस तरह से क्वेश्चंस अब एग्जाम में चेंज हो रहे हैं। 22 निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जो है ये जोड़ता है? तो ये है आपका बास्पोरस जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 23 दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है?
तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर झुका होता है। 24 दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, तो दोमट मिट्टी जो है ये किसे कहा जाता है? तो जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें जो है इसमें लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और शेष में 40% जो है वो बालू पाया जाता है। और यह जो है यह मिट्टी अत्यंत उर्वर यानी कि अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 26 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पवन और उनसे संबंधित देश, तो सेंट एना ये कहाँ पे है? तो ये जो है कैलिफोर्निया में है, यह सही सुमेलित है। हबूब ये सूडान में है। यामी जापान में है। मिस्ट्रियल कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ना कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं था। 27 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुद्रा और उसकी देश, तो बहरीन का मुद्रा क्या है? दिनार, सही सुमेलित है। मंगोलिया तुगरिक ये भी सही है। मलेशिया रिंगगिट ये भी सही है। और इजराइल का क्या है? डॉलर नहीं है बल्कि न्यू शेकेल है। इसको ध्यान में रखेंगे, न्यू शेकेल है इजराइल की मुद्रा। और इनकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। बहरीन की है मनामा, मंगोलिया की है उलान बटोर, मलेशिया का है कुआलालंपुर और इजराइल की है जेरूसलम। 28 सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और उद्गम स्थल क्या है? तो कैलाश हिमानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यह नदी जो है भारत में लेह में प्रवेश करती है। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सभी जो है ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और कुल 3610 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 29 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अच्छा सुमेलित करना है निम्नलिखित में, तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो खेतरी ये कहाँ पे है? खेतरी किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। नवेली ये जाना जाता है लिग्नाइट के लिए। जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए। और कुद्रेमुख लोहा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट आंसर है। 30 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है ये शामिल नहीं है? तो ये है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये जो है गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गरीबी रेखा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है? जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना, परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्ण योजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है गरीबी रेखा से नीचे के लिए शामिल नहीं है। 31 इनमें से किसे गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो स्वयं सेवा समूह जो है ये महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। और इस विचार को किसने दिया था? मोहम्मद यूनिस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। 32 मध्यमा भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था जो है मध्यमा भोजन यानी मिड डे मील के लिए ये किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। HRD मिनिस्ट्री इसको व्यवस्था करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 33 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर कौन एक सम्मिलित नहीं होता है? तो परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत ये शामिल नहीं होता है। और यह योजना जो है 1975 में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इसके अंदर कुल 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके अंदर पूरक पोषण, स्कूल पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं, ये सब जो है ये इसमें सम्मिलित होती है। 34 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों को इसमें लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू किया गया।
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। 35 काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का संबंध जो है ये है कोयला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक से, गुलाबी प्याज या झींगा, नीली क्रांति मत्स्य, लाल क्रांति टमाटर या मांस, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और काली क्रांति कच्चे तेल या फिर कोयला। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 36 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो था ये कितना नंबर था? तो भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के अंदर 111वां। ऑप्शन नंबर बी। स्कोर पूछ ले तो 28.7 स्कोर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। 37 रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रसायन का पुरस्कार जो है 2023 में नोबेल का ये 3 लोगों को मिला है, लुई ब्रूस, जी बार्वेडी और एकी मोब। डू बिशमैन को नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। 38 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक एशियन गेम्स 2023 में जीता था शूटिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एशियन गेम्स 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया गया? चाइना के अंदर। 39 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 40 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो 23-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये किया गया है 6.7%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ ले वर्ल्ड बैंक कितना किया था? तो 6.3% का अनुमान लगाया था। 41 मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख का राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का स्थान 112वां था, ये भी याद रखेंगे। 43 विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हर साल जो है ये दावोस में ही आयोजित किया जाता है, लगभग हर साल दावोस के अंदर ही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 44 आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आईसीसी 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया था शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45 किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो साथी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी रिपोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 46 वे बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वे बान थुओंग जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी। 47 सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। कितना है ये? तो ये जो है 79.33% है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दिए गए ऑप्शन में हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे मिजोरम है 84.53% के साथ, लेकिन ऑप्शन में मिजोरम नहीं है इसलिए अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर मिजोरम रहे तो मिजोरम होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का 79 है और मिजोरम का 84 है परसेंटेज के मामले में। 48 केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश यानी कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 का है और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 का है। 49 पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक हैं? तो योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक हैं रूपा पाई। ऑप्शन नंबर ए। अब आ भी गया क्वेश्चन कि 21वां एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वां एशियन गेम्स जो है इसका आयोजन किया जाएगा कतर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे, अभी जो चाइना में हुआ है वो 19वां एशियन गेम्स हुआ है। 20वां कहाँ पे होगा? तो 20वां जापान में होगा
और 21वां जो है ये कतर में होगा। 51, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। 52, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो एसआई यूनिट जो है ये कुल 7 की है। ऑप्शन नंबर बी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन सातों का एसआई यूनिट होता है। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ये 7 एसआई यूनिट है, ध्यान में रखेंगे। 53, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतिसूचक है? तो अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतिसूचक जो है ये सभी है, लिटमस भी है, वनीला भी है, लौंग भी है, हल्दी भी है। इन चारों से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। 54, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 55, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56, मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो मेंढक के संबंध में असत्य कथन जो है ये है, कायानांतर में आंत बड़ी हो जाती है, बाकी त्वचा से सांस लेता है, सत्य है। शीत रक्त प्राणी है और उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है मेंढक। तो पहला ए बी सी जो है वो सत्य था, सी जो है असत्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57, निम्न में कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो कौन सी रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में पाई जाती है? तो ये है एलिथ्रीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 58, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है ये 1000 किलोग्राम CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 59, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर के भार का कुल 65% हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन होता है, बाकी 18% में कार्बन, 10% में हाइड्रोजन, 3% में नाइट्रोजन, 1% में कैल्शियम और 1% में ही फास्फोरस पाया जाता है। तो 65% हिस्से में ऑक्सीजन पाया जाता है। 60, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो देखते हैं। मैग्नीशियम आतिशबाजी में उपयोग होता है, मैग्नीज फर्टिलाइज़र में, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में और तांबा गैल्वेनीकरण में, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण में जिंक का उपयोग किया जाता है, जिंक। 61, फास्फोरस का कौन सा अवरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है वो अंधेरे में रखने पर, अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठाता है। ऑप्शन नंबर बी। 62, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा क्या होता है? तो ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से जो बारिश होती है उसी में पॉल्यूशन मिल जाता है और अम्ल वर्षा होती है। तो ज़्यादातर जो है अम्ल वर्षा के अंदर लगभग 70% भाग जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 63, सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वो श्वसन कहते हैं। उसमें क्या प्रभावित नहीं होता? तो नाइट्रोजन जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की हड्डी, स्टेपीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुल 206 हड्डी पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी स्टेपीज। 65, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ये है NaOH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66, निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यह है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। 67, निम्नलिखित में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आता है जड़ों के अंदर, बाकी गन्ना, अदरक, आलू ये सब तना का उदाहरण है। 68, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग जो है ये कहते हैं
पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मलेरिया से जो है ये क्या प्रभावित होता है? पलीहा, स्प्लीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। 70 वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। ऑप्शन नंबर ए। 71 निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो डेमेंशिया जो है ये आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स रोग नहीं होता है। बाकी हीमोफीलिया जिसमें ब्लड लॉस होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस और टर्नर सिंड्रोम ये तीनों आनुवांशिक रोग है। हीमेंशिया जो है आनुवांशिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। 72 हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर का मुख्य रूप से जो ऊर्जा है ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और रिजर्व एनर्जी बोलते हैं वसा को यानी फैट को। 73 भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो आंसू गैस के अंदर जो है ये अमोनिया होता है। अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। 74 शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत यानी लीवर के अंदर भंडारित होता है, स्टोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह भी यकृत ही है। 75 H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो H9N2 के कारण जो है ये बर्ड फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको हमारे पूरा प्रैक्टिस सेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है। वीडियो लेक्चर अपलोड होने की थोड़ी देर के बाद ही प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है PDF के तौर पे। तो अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।